चैनल। आज मैं म्यूज़िक लवर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ ऐसे शब्द जो उन्हें पता होने चाहिए, उनकी परिभाषाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो शब्द है वो है आश्रय राग। आश्रय राग ऐसे राग होते हैं जिनका नाम अपने ही थाट के ऊपर आधारित होता है। थाट क्या होते हैं? थाट जिनसे रागों की उत्पत्ति होती है। सवाल ये बहुत बार पूछा जाता है कि रागों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, तो रागों की उत्पत्ति थाट से मानी गई है। ठीक है, थाट को रागों का पिता भी कहा जाता है। अब थाट और राग का क्या डिफरेंस है उसके ऊपर मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी हम बात करते हैं आश्रय राग की। तो आश्रय राग ऐसे राग जिनका नाम अपने ही थाट के ऊपर, अपने ही थाट के आधार पर रखा जाता है, उनको हम आश्रय राग बोलते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 थाट प्रचलित हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कि 10 थाट हैं अगर, तो आश्रय रागों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर 10 थाट हैं तो आश्रय राग भी 10 ही होंगे, क्योंकि आश्रय राग कौन है? जो अपने थाटों के नाम के ऊपर आधारित है। तो जब थाट ही हमारे पास 10 हैं तो आश्रय राग 11 या 12 नहीं हो सकते हैं, वो 10 ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल भैरव राग है, भैरव राग भी है और भैरव एक थाट का नाम भी है। पूर्वी एक राग भी है और पूर्वी थाट का नाम भी है। तो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय राग है, और आपको 4-5 रागों के ऑप्शंस दे दिए जाएं और उसमें से आपको आश्रय राग को पहचानना हो। तो आश्रय राग अब आपको, मैं उम्मीद करती हूँ, समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड हमने जो परिभाषा के लिए शब्द उठाया है वो है न्यास स्वर। न्यास स्वर क्या होते हैं? न्यास स्वर स्टेइंग नोट्स को बोलते हैं। गाने में आलाप करते हुए जब भी हम किसी स्वर के ऊपर स्टे करते हैं, जहाँ पर रुकते हैं, ठीक है, या आलाप में हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब भी हम आलाप करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये गाया रे गा रे गा रे मा गा, तो मैंने अपना आलाप कहाँ पे खत्म किया? मैंने कहाँ पे स्टे किया? ग के ऊपर स्टे किया मैंने, है ना। इसका मतलब न्यास, मैंने न्यास कहाँ पे किया? मेरा न्यास का स्वर क्या था? गंधार। ग मेरा न्यास का स्वर था। ठीक है, न्यास का मतलब यही होता है कि हमने गाते हुए, आलाप करते हुए अपने स्वरों को कहाँ पे न्यास किया, मतलब स्टेइंग नोट्स, कहाँ पे स्टे किया, कहाँ पे हम लोग रुके या कहाँ पे हमने खत्म किया। ठीक है, थर्ड जो परिभाषा के लिए शब्द है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे मैं बात करूँ यूजीसी नेट की या प्रयाग वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कलावंत। कलावंत किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता है। तो कलावंत प्राचीन समय में जो भी गायक, जो भी विद्वान ध्रुपद गायन को करते थे, ध्रुपद जो भी गाते थे, ध्रुपद गायन शैली के जो विद्वान थे, उन लोगों को प्राचीन समय में कलावंत, बस इतना सा ही है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम कलावंत बहुत टफ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमें नहीं पता है। कलावंत कुछ नहीं है, बस यही था कलावंत कि प्राचीन, इसकी डेफिनेशन भी बस यही होगी कि प्राचीन समय में जो ध्रुपद गायन शैली करते थे, जो भी लोग ध्रुपद गाते थे, ध्रुपद में जो भी प्रख्यात थे, उन लोगों को, उन सिंगर्स को हमने कलावंत का नाम दे दिया था। दैट्स इट। चौथा है चतुरंग। चतुरंग क्या होता है? सुना तो बहुत बार है आप लोगों ने भी ये शब्द, लेकिन कहीं ना कहीं सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का काम नहीं है, ये वीडियोस इसी पर्पस के लिए हैं कि आपको इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता हो। चतुरंग, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, 4 चीज़ें। चतुरंग मतलब कि 4 चीज़ें ऐसी, इसका मतलब होता है कि ऐसा गीत जिसमें 4 चीज़ों का मिश्रण है। और 4 चीज़ें कौन सी होती हैं? एक हो गया हमारा बंदिश के बोल, ठीक है, दूसरा इसमें तराना हो गया, तबला या पखावज के बोल हो गए, और चौथा सरगम पाठ हो गया। होती ये ख्याल ही है, बंदिश ही है, ठीक है, कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये बंदिश का ही पाठ है। लेकिन उस बंदिश में ही एक सिंपल हम बंदिश सीखते हैं, 2 लाइन की स्थाई हो गई, 2 लाइन का अंतरा हो गया, आलाप तान किया, खत्म हो गया। और चतुरंग क्या होता है? होती बंदिश ही है, लेकिन
क्या होता है, इसमें 4 चीज़ों का मिश्रण होता है। एक इसमें अपने बंदिश के जो बोल होते हैं वो तो होते ही हैं, दूसरी चीज़ पखावज या तबले के इसमें बोल हो जाते हैं, तराना हो जाता है और सरगम पाठ हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चतुरंग, जिसमें 4 चीज़ों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है त्रिवट। त्रिवट देखिए नाम से ही पता लग रहा है, त्रिवट मतलब 3, जिसमें 3 चीज़ों का मिश्रण हो। 3 चीज़ें कोई भी हो सकती है, बंदिश के बोल तो कंपलसरी है। ठीक है, बंदिश के बोल तो होंगे ही होंगे, तबला या पखावज के बोल हो सकते हैं, तराना हो सकता है या फिर सरगम हो सकता है। कोई भी 3 चीज़ हो सकती हैं, लेकिन इसमें बंदिश के बोल कंफर्म है, कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना तो गाना होगा ही क्या। ठीक है, नेक्स्ट है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जो रागों में नहीं लगते हैं उनको हम वर्जित स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे सीखते रहते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन इन टेक्निकल शब्द, ये एक लैंग्वेज है म्यूजिक की, जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो वर्जित स्वर ऐसा स्वर जो उस राग में नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल राग भोपाली का लेते हैं, राग भोपाली में माँ और नी नहीं लगते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि राग भोपाली में माँ और नी वर्जित है। आप कल को किसी भी एग्जाम भी अगर आप देंगे, रिटन एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट देंगे, तो उसमें अगर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, बच्चे बोलते हैं हम तो 3-3 शीट भर कर आए हैं, फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले। आप ये देखिए आप शब्दों का कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक लैंग्वेज होती है लिखने की। अब आप बोलेंगे, अब आप अगर पेपर में इस तरह से लिख कर आएंगे कि माँ और नी नहीं लगता, और दूसरा बच्चा उसी चीज़ को इस तरह से लिख रहा है कि भोपाली राग में माँ और नी वर्जित है, या मध्यम और निषाद स्वर वर्जित है, तो सिर्फ एक लिखने का तरीका है। हम म्यूजिक स्टूडेंट हैं तो हमें वो लैंग्वेज, वो टेक्निक हमें आनी चाहिए। तो वर्जित स्वर बस यही होता है कि उस राग में जो स्वर नहीं लगते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए और आपको पसंद आया होगा।